हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एसएसटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यानी कि आपका जो पेपर सेकंड में जो एसएसटी पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये आपका 2023 का है, ठीक है। इससे पहले जो आपका एसएसटी हमने डिस्कस किया था वो 2024 जनवरी में जो पूछा गया था वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। आज की जो क्लास है वो 2023 में जो आपका पेपर हुआ था उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासेस है आपकी जो है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम पीवाईक्यू डिस्कस कराने वाले हैं। तो ये अगर आपने सेकंड पेपर के लिए अप्लाई किया तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखा करिए ताकि जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। एसएसटी का जो भी थ्योरी था, जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन हैं, ठीक है। एनसीईआरटी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी टॉपिक वो हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे पूरे 30 दिन, ठीक है। 30 दिन 30 पीवाईक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। और पीवाईक्यू में सारे सब्जेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, आपके एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन आते हैं इनको हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। यानी हर दिन आपको एसएसटी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप 30 दिन में 30 पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कई बार रिपीट भी आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए आपके जो है पीवाईक्यू जो है क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर उनका जो सीटेट का जो सेकंड पेपर है वो आपका क्लियर होता रहे, बेसिकली जो आपका एसएसटी है, ठीक है। तो आज की क्लास के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी जो कुरान है उनकी आयतों की पुनर्व्याख्या करी है उन्होंने और कहा है, यानी उसने कहा है किसने, जिसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करी है और कहा है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये ऐसा किसने कहा है? क्या वो मुमताज़ अली हैं, बेगम अनीस किदवई हैं, हजारा बीबी इस्माइल हैं, या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन हैं, ठीक है। तो कौन है जिन्होंने ऐसा कहा है? तो वो है मुमताज़ अली, ठीक है। मुमताज़ अली जो है एक समाज सुधारक रही हैं, ठीक है, और एक नारीवादी या फिर जो है नारियों के लिए अच्छा काम करने वाली एक कार्यकर्ता थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, साथ में इन्होंने जो कुरान है उसकी आयतों को पढ़ा, उसकी व्याख्या करी और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कौन है? मुमताज़ अली है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। यानी जो ज्योतिराव फूले हैं उनकी 1873 में जो किताब आई है वो किसके लिए समर्पित है ये आपको बताना है। पहला है भक्ति गायकों को, यानी जो भक्ति के गायक हैं उनके लिए समर्पित है, या फिर भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, या फिर अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, या फिर ब्रह्म समाज के सुधारक को, ठीक है। तो ये जो ज्योतिराव फूले हैं इनकी 1873 में किताब आई थी जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी एक पुस्तक है, किसका है? ज्योतिराव फूले का है। कब आई थी? 1873 में आई थी, ठीक है। जिसका अगर अर्थ की बात करें, इसका अर्थ क्या होता है? तो गुलामी होता है। गुलामगिरी का जो अर्थ होता है गुलामी होता है। ये जो है किसकी पुस्तक थी? तो यह ज्योतिराव फूले की थी। इसमें क्या समर्पित था? तो इसमें समर्पित था अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं, यानी जो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था उसमें जो दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं थे उनके बारे में इसमें डिटेल में दिया हुआ था। उन पर जो है पूरी किताब समर्पित थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्यों जानकारी है? क्या वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहाँ मध्यकालीन शासक गए हैं, या फिर वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, या फिर ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए, या फिर वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे, ठीक है। तो मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जो मध्यकाल के जनजाति समूह थे, जनजाति लोग थे, वो क्या करते थे? जो लिखित दस्तावेज होता वो नहीं रखते थे, ठीक है। इसलिए उनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जैसे
आज के टाइम पे जैसे हम सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानते हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि इनके बारे में लिखित दस्तावेज मिलता है, या फिर जो अन्य है मध्यकाल के अलावा जो आधुनिक काल है या प्राचीन काल है, उस टाइम के जो चीज़ें हमें इतिहास में देखने को तभी मिलती हैं जब हम उनका जो लिखित दस्तावेज है वो पढ़ते हैं, तब मिलती है। तो इनके टाइम पे यानी जो मध्यकाल था उसमें जो जनजाति समूह थे, इनके बारे में हमें जानकारी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ये लिखित दस्तावेज रखते ही नहीं थे। ठीक है, जब लिखित दस्तावेज नहीं रखेंगे तो हमारे तक पहुंचेगी नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन है? पहला है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक गैर ब्राह्मण रीतियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत करी। बिल्कुल सही है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो गैर ब्राह्मण जाति के भीतर के लोग थे वो जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत करी थी। बिल्कुल सही है। दूसरा कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, गुरु घासीदास है, उन्होंने करी थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन भी किया। तो ये भी सही है। ठीक है, क्यों किया था? ताकि जो ये जाति पात है, जाति भेदभाव है, उसके जो है प्रति लोगों में जो है ये जागरूकता बढ़े, भेदभाव ना हो, इसलिए गुरु घासीदास ने जो चमड़े से काम करने वाले लोग थे, चमड़े का जो काम करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो ये भी सही है और इसकी जो है इसी की जो है क्या है व्याख्या करता है। तो ए और दोनों सही है परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है। नहीं, उदाहरण है। ठीक है, ए सही है परंतु बी गलत नहीं, दोनों सही है। तो ये भी सही है, ए बी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है और बी ए का सही उदाहरण है। ये भी इसका यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1883 में इलबर्ट बिल के लागू होने पर विरोध हुआ था, क्यों? भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दी थी, या फिर अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते। बिल्कुल सही। 1883 में जो इलबर्ट बिल लागू हुआ था उसका विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेज जो थे इस बिल का विरोध किए थे क्योंकि जो भारतीय थे इस बिल के लागू होने के बाद जो भारतीय थे वो ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर क्या करते? मुकदमा चला सकते थे। ठीक है, इस बिल के तहत 1883। तो ये ऑप्शन सही है, ए गलत है। सी नंबर है, सी ऑप्शन की बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। तो ये भी सही है। डी के बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये गलत है। यानी बी और सी सही है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी बी और सी सही है। स्वतंत्र भारत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत था उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सही है इसमें। पहला है कथन दिया है, कथन है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर है। हाँ, ये सही है। ठीक है, यानी जो हमारा संविधान है वो कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, चाहे गरीब हो अमीर हो सबको बराबर मानता है, लेकिन असल ज़िंदगी में यानी रियल ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। सही है। कारण दिया है कि भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम सभी तक साकार नहीं कर पाए हैं, ये भी सही है। ठीक है, इसीलिए जो है जो असल ज़िंदगी है उसमें कुछ भारतीय औरों के मुकाबले क्या है? ज़्यादा बराबर हैं। तो कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। तो ए गलत है, जी नहीं। दूसरा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ठीक है, जो सही है वो बताना है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि घोंप दी थी। ठीक है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त जो है संधि घोंप दी थी। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा दिया है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए सही है और बी क्या है? गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है, इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।
अभिकथन फर्स्ट है यानी ए दिया है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। बिल्कुल सही, जो नील का व्यापार था जैसे जैसे बढ़ा वैसे ही व्यावसायिक जो प्रतिनिधि थे तथा कंपनी के जो कर्मचारी थे वो नील उत्पादन में निवेश करने लगे थे। तो अभिकथन सही है। कारण दिया कि इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए। ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, आर ए की सही व्याख्या, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। ठीक है, यानी जो सही है वही हमें बताना है बुद्ध के संदेशों के संबंध में, या सॉरी उपदेशों के संबंध में। ठीक है, पहला कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं। बिल्कुल सही, जो हमारे कष्ट और दुख होते हैं वो हमारे पिछले जन्म के परिणाम होते हैं, इसलिए हमें मिलते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से हैं। ये भी सही है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों की मानना और पालन करना आवश्यक था। जी नहीं, ठीक है, ये गलत है। तो ए और बी सही है, यहाँ पे ए और बी यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए थे। वो कौन कौन से परिवर्तन आए थे ये आपको बताना है। पहला कि अधिकाधिक लोग थे उन्होंने कताई, धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। बिल्कुल सही। और दूसरा है कि शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई। जी नहीं। डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मकता में बढ़ोतरी, ये भी नहीं हुआ था, बल्कि एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली शुरू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आपका डी सही है, बाकी ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था। ठीक है, ये जो लेखांश किसके लिए लिखा गया था, तो पहला है क्या वो रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था, या फिर दीदा के लिए, या फिर गौतमी के लिए, या फिर रुद्रमा देवी के लिए। ठीक है, तो ये जो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मदों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ। ये जो लेखांश है वो 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था, तो ये लिखा गया था रजिया सुल्तान के लिए। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के लिए ये जो है जो लेखांश है लिखा गया था। रजिया सुल्तान कौन थी, तो जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, और दिल्ली की सुल्तान बनी थी, कब बनी थी, 1236 में। ठीक है, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की जो है बेटी थी, और दिल्ली की सुल्तान बनी थी पहली बार, यानी पहली महिला जो थी वो जो है रजिया सुल्तान ही थी जो दिल्ली की जो है सुल्तान बनी थी, और 1236 में ये जो है दिल्ली की सल्तनत पे बैठी थी और पहली महिला थी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका थी, तो ध्यान रखना है कौन है, रजिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पहला कि मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, जो मेहराब हैं उनका निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही। दूसरा कि मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। जी नहीं, मेहराब का जो है जो मध्य भाग है वो आधारशिला नहीं कहलाता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा, यानी 2 नंबर केवल ए सही होगा, बाकी सही यहाँ पे गलत है। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा पुरापाषाण स्थल था या जगह था जहाँ पे चूना पत्थर से बने औजार मिले थे। ठीक है, क्या वो इनाम गांव था, कोल्डी हवा था, या ब्रह्मगिरी था, या फिर हुसगी था। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ से मिले थे, तो ये जो पुरापाषाण स्थल है, पुरापाषाण काल वो होता है जहाँ पे हमें पत्थर के उपकरण मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्थर के उपकरण या फिर यूँ कहने कि जो चूना पत्थर से बने औजार मिले थे, कहाँ पे मिले थे, ये तो मिले थे हुंसगी से। ठीक है, हुंसगी से मिले थे। कहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, हुंसगी से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है, यानी निगेटिव बताना है।
जो कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। पहला है कि व्यापार में खरीदी एवं बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, बिल्कुल सही। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, ये भी सही है। ज़्यादातर फसलों पर एक उपज का आधा यानी हिस्सा निर्धारित होता था, जी नहीं, आधा हिस्सा नहीं होता था, ठीक है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना होता था, ये भी सही। यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है, यही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जो फसल उगाते थे यानी जो किसान लोग थे वो आधा हिस्सा नहीं देते थे बल्कि 1/6 देते थे, यानी 1/6 छठवां भाग जो है वो देते थे, जितना उनका उपज होता था उसका वो छठा भाग देते थे, आधा भाग नहीं देते थे, ठीक है। ये जो है यानी थर्ड ऑप्शन जो है क्या है, गलत है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है, ठीक है। किसकी की गई है ये बताना है, यानी कौन सी चीज़ है जो अधिनियम ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का उल्लंघन करता है, ठीक है। पहला है कि ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, बिल्कुल सही है। जो हिंसा होता है ये ऊंची जाति के लोग ही अनुसूचित जाति के साथ करते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा है कि अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। तीसरा है कि गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये गलत है, ठीक है। जरूरी नहीं था कि अनुसूचित जाति समुदाय के जो सदस्य हैं वही जो है अनुसूचित जाति समुदाय से शादी करें, ठीक है, ये जो है गलत है, यानी कि यहाँ पे A, B, C सही है, बाकी टी यहाँ पे गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये जो है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, ये जो है इसके उल्लंघन का जो है पालन नहीं करता है, ठीक है, यानी निगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है उल्लंघन नहीं है बल्कि ये तो अनुसूचित जाति समुदाय का नियम ही है, ये उल्लंघन नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है, सही विकल्प के चयन द्वारा कथन को समझाइए, ठीक है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, बिल्कुल सही। जो मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है प्राइमरी विद्यालयों में उसमें सभी जाति के बच्चे एक साथ खाते हैं, ये सही है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है, ये भी सही है, ताकि जितने भी जाति के बच्चे हैं वो साथ में खाना खाएं, भेदभाव न रखें। स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ये भी सही है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, यानी जो मध्याह्न भोजन योजना है उसमें विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने की सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। इसमें ये सभी जो है जो इसमें पॉइंट दिए हैं सभी इसमें खरे उतरते हैं, सभी सही हैं। तो यहाँ पे A, B, C और D सही, सभी ऑप्शन सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। कौन से सुनिश्चित करते हैं, पहला है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, बिल्कुल सही। न्यायाधीशों की निश्चित कार्यकाल होती है, ये भी सही है। जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी एक निश्चित कार्यकाल होता है, उतने कार्यकाल में रहते हैं, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं, ये भी सही है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ये भी सही है। जो न्यायाधीश के आचरण है उनकी संसद चर्चा नहीं कर सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो है शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या है, गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। तो A, B और C सही है, यानी कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। इसमें सही जो युग में सुमेलित है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे आपका हो गया राजमिस्त्री। राजमिस्त्री जो होते हैं यानी जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको राजमिस्त्री कहते हैं, तो ये तो सही है। जो घरेलू कामगार होते हैं वो अनियमित मजदूर होते हैं, जिनका कोई नियमित नहीं होते हैं, वो घरेलू कामगार होते हैं। जो सब्जी विक्रेता होते हैं वो उनका स्वरोजगार होता है, जो सब्जी बेचते हैं वो स्वरोजगार के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही है।
दुकान में जो सुपरवाइजर होते हैं क्या वो व्यवसायी होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यानी कि ए बी सी सही है, बाकी यहाँ पे गलत है। कौन सा? डी नंबर। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवसन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार के प्रवसन के कारण क्या है? ठीक है, क्या कारण है ये आपको बताना है। पहला है कि शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति हुई है। जी नहीं। दूसरा है कि ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। सही है। तीसरा है सी नंबर की घटी हुई कृषि उत्पादकता। बिल्कुल सही। डी नंबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। संख्या। जी नहीं, ये गलत है। यानी कि इसमें बी और सी सही है, बाकी क्या है? ऑप्शन गलत है। तो बी और सी यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है, ये बताना है। जो सार्वजनिक सेवाएं होते हैं, जो लोगों की सार्वजनिक रूप से सेवाएं करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उसमें, ये आपको बताना है। क्या वो पुलिस सेवाएं हैं? बिल्कुल सही। जो पुलिस जो सेवाएं करती है वो सार्वजनिक सेवा में आती है। दूसरा न्यायिक सेवा, जो न्याय होता है, जो कोर्ट होते हैं, ठीक है, न्यायालय वगैरह होते हैं, वो भी सार्वजनिक सेवाओं में आते हैं, तो ये भी सही है। शैक्षिक जो सेवाएं होती हैं ये भी जो है सार्वजनिक सेवाएं में आती है, क्योंकि सभी के लिए अधिकार होता है शिक्षा प्राप्त करना। निर्माण सेवाएं ये जो है सार्वजनिक रूप में नहीं आती हैं, निर्माण सेवाएं सार्वजनिक रूप में नहीं आती हैं यहाँ पे। बाकी ए बी सी यानी पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, ये क्या होती है? ये सार्वजनिक सेवाएं होती हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या करी है? किस में करी है? क्या वो अनुच्छेद 21 है, या फिर अनुच्छेद 19 है, या फिर अनुच्छेद 14 है, या फिर अनुच्छेद 20 है? तो ये जो किसमें इस अधिकार की बात करी गई है, तो वो है आपका अनुच्छेद 21, जिसमें भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या करी है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। कौन सा है वो? अनुच्छेद 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों को निम्नलिखित में से पहचान करना है। ठीक है, कौन सा जो दोनों को जो है दोनों के बीच भेदों की पहचान करने वाले जो सही विकल्प हैं वो कौन से हैं, ये आपको बताना है। पहला है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही है। जो अमेरिका में और अमेरिका राज्य में, यानी जो अमेरिका है वहाँ पे राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये सही है। ठीक है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है, ये भी सही है। ठीक है। तीसरा है कि अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं, जी नहीं। डी है कि अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पे ए और बी सही है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का अर्थ क्या है? ठीक है, जो व्यक्ति होते हैं, जो जितने भी व्यक्ति हैं वो जो है कानून की दृष्टि में समान होते हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पहला कि सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा, क्या इसका अर्थ ये होता है? हाँ ठीक है, इसका ये भी होता है अर्थ। दूसरा है कि कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तीसरा है कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं, जी नहीं। डी नंबर है कि यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। यानी यहाँ पे ए, बी और डी ऑप्शन सही है, तो ए, बी, डी कहाँ पे है? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा आदत्त समझा जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। क्या है कारण इसका? ये बताना है।
पहला कि घरेलू काम के लिए कम समय लगना, या फिर कार्यालयी काम का अतिमूल्यन, या फिर भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, या फिर घरेलू काम का अवमूल्यन। तो यहाँ पे इसलिए जो घरेलू काम होते हैं उनका जो है अनदेखा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि घरेलू काम का अवमूल्यन होता है। ठीक है, जैसे जो घरेलू काम होते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, ये सब काम जो होते हैं ये घरेलू काम होते हैं। ठीक है, घर के जो काम होते हैं उनको काम नहीं माना जाता है, इसलिए इसको जो है अवमूल्यन बना दिया गया, यानी अदृश्य बना गया। इसको जो है लोग नहीं देखते हैं कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो कितना काम करती हैं। वहीं पे जो बाहर जो महिलाएं काम करने जाती हैं, जो ऑफिस में काम करने जाती हैं, उनका समाज में भी सम्मान होता है, रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो घर में औरतें रहती हैं, जो घर के काम करती हैं, उनको अवमूल्यन बना दिया जाता है। उनको कोई भी जो है देखता नहीं, उनको भी सम्मान नहीं मिलता है, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने को कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर से मुकुट लगाया और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? ठीक है, यानी कि एक गतिविधि है, एक टीचर कराता है क्लास में, जिसमें जो है आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा जाता है, जिसमें अधिकांश विद्यार्थी जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा करने वाली गुड़िया उठा लेते हैं। ऐसी जो एक्टिविटी में जो ये व्यवहार दिखाते हैं वो क्या दिखाता है, ये बताना है। क्या वो जो है रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या फिर भेदभाव को, या फिर प्रगतिशीलता को, या पूर्वाग्रह को? तो ये क्या दर्शाता है? ये रूढ़िवाद को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, किसको दर्शाता है? रूढ़िवाद को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि जो आदिवासी होते हैं ये एक रूढ़िवादी है कि जो आदिवासी होते हैं वो हमेशा रंगीन वेशभूषा वाले कपड़े ही पहनते हैं, टोपी पहनते हैं। उनके जो वो नृत्य के माध्यम से ही बहुत सारी चीज़ें जो है चित्रित करते हैं। यानी कि जो आदिवासी होते हैं उनको एक अलग उसमें ढाल दिया गया है कि जो आदिवासी होते हैं वो रंगीन कपड़े पहनते हैं, वो टोपी लगाते हैं। ठीक है, और जो वो हमेशा नृत्य ही करते रहते हैं। इस तरीके से उनको क्या कर दिया गया है? रूढ़िवादिता को दर्शा दिया गया है। यानी इस तरीके से जो चीज़ें जो है दिखाई गई हैं व्यवहार में वो क्या होती हैं? रूढ़िवादी होती हैं, रूढ़िवाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती हैं। ठीक है, तो सही है। पहला जो अभिकथन है कि जो संघीय व्यवस्था है भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों की पालन करती है। तर्क दिया है कि यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। ये भी सही है। ठीक है, और इसका क्या करती है? व्याख्या भी करती है। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने या पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्या उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है? जो पूर्वाग्रही होता है उनका मतलब क्या? नकारात्मक रूप से देखना होता है। हाँ, ये भी सही है। उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हें उत्तम और श्रेष्ठ मानना होता है, ये गलत है। जो पूर्वाग्रही का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ माने। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, ये सही है। जो पूर्वाग्रही होते हैं, जो पूर्वाग्रही के अंतर्गत आता है वो लोग आते हैं जो भिन्न होते हैं या उनका अनादर करते हैं। ठीक है, तो ये सही है। डी नंबर है कि समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, तो जो पूर्वाग्रही होने का अर्थ होता है वो होता है कि उन्हें नकारात्मक रूप से देखना होता है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना होता है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना ये होता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? या पूर्वाग्रही होने के अर्थ होते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। ठीक है, जैसे कृषि के प्रकार और क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका स्थानांतरित कृषि है वो कहाँ पे होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है मिलान करना है दोनों में। ठीक है, पहला दिया हुआ है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो स्थानांतरित कृषि आपका जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में तो होता नहीं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में भी नहीं होता, ये सघन वन वाले क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी स्थानांतरित कृषि कहाँ होता है? सघन
वन वाले क्षेत्र में होता है। यहाँ पे पहला का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये जो कहाँ होता है, ये होता है आपका यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान में। ठीक है, फिर वहीं पे आता है आपका गहन कृषि। ये कहाँ पे होता है, तो गहन कृषि होता है आपका सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। ठीक है, और वहीं पर जो चलवासी पशुचारण होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये होता है कहाँ पे, अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश में। यानी पहला का जो होगा वो हो जाएगा तीसरा। ठीक है, यानी ए का तीसरा हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा आपका पहला। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करने में पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा। ठीक है, क्या वो 3 बजे अपराह्न होंगे, 9 बजे पूर्वाह्न होगा, 10 बजे पूर्वाह्न होगा या फिर 2 बजे होगा। यानी ग्रीनविच यामोत्तर समय में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 45 अंश पूर्व देशांतर पर कितना समय हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 बजे अपराह्न है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो आपका होता है ग्रीनविच टाइम, ठीक है, यानी जो ग्रीनविच टाइम होता है वो प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए जो है 4 मिनट आगे होता है। कितना होता है, 4 मिनट आगे होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्र है, समुद्री गुफाओं के निर्मात या निर्यात कारण का चयन कीजिए। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों में तटीय क्षेत्रों में समुद्र है, समुद्री गुफाओं के निर्मात कारण का चयन कीजिए। क्या वो पवन अपरदन है, तरंग द्वारा अपरदन है, या फिर मानव निर्मित गतिविधि है, या फिर शैलों का गिरना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता तरंगों द्वारा अपवर्दन या जो है अपरदन होता है। ठीक है, सी यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है। जो ग्लोब है उसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींची गई काल्पनिक रेखा होता है उसको क्या कहते हैं। क्या वो मकर रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है, उत्तर ध्रुवी व्रत है, या फिर कर्क रेखा है। तो वो क्या होता है, वो होता है विषुवत रेखा। जो 2 बराबर भागों में बांटने के लिए जो खींची गई काल्पनिक रेखा होता है उसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा है, जो ग्लोब में खींची जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांशों के बारे में विचार कीजिए तथा निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही है। जो मकर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करना है। जो ग्लोब है उसके बारे में सही कथन क्या है। पहला है कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, बिल्कुल सही। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। यह अंडाकार आकृति में है, ये गलत है। तो यहाँ ए, बी और सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ ए, बी और सी यहाँ पे कहाँ पे है, 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं। भारी वर्षा और उच्च तापमान की वजह से उगते हैं, या फिर मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की वजह से उगते हैं, या फिर निम्न वर्षा और उच्च तापमान की वजह से, या फिर मध्यम वर्षा और निम्न तापमान की वजह से। तो स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में जो परिवर्तन होता है, यानी जो सदाबहार वृक्ष और भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप ये जो परिवर्तन होता है, ये सदाबहार वृक्ष भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीप क्यों उगते हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वृक्ष जो है उगते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। ठीक है, क्या वो रेल मार्ग है, जल मार्ग है, या फिर वायु मार्ग है, या सड़क मार्ग है। तो जो सबसे सस्ता होता है, यानी यातायात का कौन सा साधन है जो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, तो वो है कौन सा, जल मार्ग। ठीक है, जो जल मार्ग से ले जाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो सुझाइए। कौन सा संसाधनों का हमें सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए? क्या वो नवीकरणीय संसाधन है? बिल्कुल सही, वो नवीकरणीय संसाधन ही हैं। ठीक है, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा से उपलब्ध हो जाते हैं, यानी प्रकृति से हमें अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं और ये क्या होते हैं? टिकाऊ होते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं तो इनका जो है पर्यावरण बचाने के लिए, जो हमारा पर्यावरण है उसको बचाने के लिए इस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों का। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन को चयन कीजिए। ठीक है, जो असत्य कथन है उनका चयन करना है। पहला है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। दूसरा है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती हैं। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती हैं, या फिर पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? समाप्य होती है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना था? असत्य बताना, क्योंकि जो ज्वारीय ऊर्जा होती है वो समाप्य नहीं होती है, यानी जो नवीकरणीय संसाधन है उन्हें जो है समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज्वारीय ऊर्जा उसको कह रहा समाप्त होती है, ये क्या होता है? ये गलत है, यहाँ पे असत्य पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि क्यों है ये? क्या ये अंतर्भौम से गर्म होती है, यानी भूमि के नीचे से होती है गर्म, या फिर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, या फिर गर्म पानी के झरनों के द्वारा गर्म होती है, या फिर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं? तो ये क्या कहाँ होती है? ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका मिलान करना है कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड में। ठीक है, जैसे ओजोन परत है, इसका जो सही मिलान है, क्या ओजोन परत क्षोभ मंडल में होता है, बहिर्मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, या फिर बाह्य वायुमंडल में होता है? तो ओजोन परत कहाँ पे होता है? ये होता है आपका समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पे होता है? समताप मंडल में। रेडियो प्रेशर कहाँ पे होता है? ये होता है आपका बाह्य वायुमंडल में। मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। पतली जो वायु होती है कहाँ होती है? बहिर्मंडल में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। तो पहले का जो है चौथा, पहले का तीसरा कहाँ पे हो जाएगा? पहले का तीसरा आपका फोर्थ ऑप्शन है, और बी का कौन सा है? चौथा है। ठीक है, सी का जो है पहला है, यहाँ पे सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इस तरीके से मिलान करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। ठीक है, सही कारण का चयन करना है। क्या वो निम्न वायुदाब है, उच्च वायुदाब है, बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना है, या फिर आंधी वाली परिस्थितियां यानी कि तेज पवन होती हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, यानी जो समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं वो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी? कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, हाँ बिल्कुल सही। दूसरा कि विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना, जी नहीं। स्थानीय चुनाव पर वृत्तचित्र दर्शाना, गलत है। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना, ये भी गलत है। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन कराना, अगर आप क्लास में ही कक्षा प्रतिनिधि के लिए जो है चुनाव का आयोजन कराते तो बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक्टिविटी के माध्यम से सीख जाते हैं। ठीक है, जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा? क्या वो व्याख्यान और सेमिनार होगा? बिल्कुल नहीं। बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्तचित्र दिखाना होता है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा कि आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, पाठ्य पुस्तक पठन, ये गलत हो गया। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्याम पट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? ठीक है, किस तरह करना है ये आपको बताना है। पहला है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना, जी नहीं, ये गलत होगा। संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना, ये ऑप्शन सही है। तीसरा कि विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है, गलत है।
चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, ये भी गलत है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कथनों के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? पहला है कि न्यायालय के प्रकार का अनुभव करता है तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करता है, तो ये सही है। ठीक है। दूसरा है कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, जी नहीं। विभिन्न मुकदमों में कैसे लोगों को परेशानियों की दिखाकर, यानी वैसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गलत है। यहाँ पे पहला ही सही है, बाकी गलत है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जो विद्यार्थी होते हैं उनके तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? पहला है कि वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान होना, जी नहीं। दूसरा है पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, सही है। रणनीतिक ज्ञान, गलत है। विशेष कौशल का ज्ञान, ये भी गलत है। यहाँ पे सेकेंड यानी पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है। पहला है कि शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य करना। दूसरा है कि राज्य के 3 अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखना, जहाँ पे विवरण या व्याख्या की बात हो गलत होगा। तीसरा है कि आपके विचार में क्या आता है यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लिए जाते, यहाँ पे सही होगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हमारे विचारों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और जो है कारण के रूप में दिया है। अभिकथन कह रहा है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक जो है एक कारगर तरीका है। ठीक है, हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है अभिकथन। दूसरा कि एक कतरन रजिस्टर यानी कि स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए, ये आपका क्या है, गलत है। यानी अभिकथन ही सही है, आपका कारण गलत है। तो यहाँ पर ए सही है परंतु आर गलत है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है यहाँ पे दिया है कि एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? निम्न में से कौन सा उत्तर दर्शाता है कि विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है? एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, इसका जो है उपयुक्त जो है आंसर वो आपको बताना है। ठीक है, पहला कि विद्यार्थी संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी जो बी है वो कहता है कि संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जा सकता है, ये सही है। दूसरा है कि विद्यार्थी सी है संविधान एक सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, जी नहीं, ये गलत है। डी कहता है कि संविधान में वे नियम समाविष्ट हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज़ से वर्जित ना हो जो बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है, ये भी गलत है। ठीक है, विद्यार्थी संविधान उन नियमों ये कहता है कि संविधान उन नियमों को पेश करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं, ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो आपका पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। इसमें भी कथन और जो है कथन ए और कथन बी के रूप में दिया है। कह रहा है कि सामाजिक जो कथन है वो कहता है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित अनुभाविक और सत्यापनीय है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति वो साक्ष्य आधारित अनुभाविक और स्थापनीय है, क्या है, ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, ये भी सही है। यानी दोनों आपका क्या है, सही है, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। ठीक है, यानी अगर पृथ्वी जो सपाट नहीं है तो मानचित्र में सपाट क्यों दिखता है, ये बताना है। इस प्रश्न को संबोधित करने का जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो क्या है? पहला विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना। दूसरा सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
पूरी तरह से उसको स्पष्ट दिखाना कि किस प्रकार से मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन यह क्या परिवर्तित करता है, ये आपको बताना है। क्या यह जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है? बिल्कुल सही है, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है जो कि दोनों में चीज़ें बताता है कि लड़कियां जो है इस चीज़ में श्रेष्ठ होती है, लड़के इस चीज़ में श्रेष्ठ होते हैं। ये क्या है? जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन दिया है आपका कि सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान है उसका कला के साथ दृढ़ संबंध है परस्पर, ये सही है। तर्क दिया है कि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य को निरूपित करते हैं। ये भी ऑप्शन क्या है आपका? सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ये जो है आपकी इसकी व्याख्या भी करता है क्योंकि दोनों कलाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? ठीक है, पहला है कि साप्ताहिक बाजार में स्थायी दुकानें नहीं होती हैं जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि साप्ताहिक बाजार में, ये तो वैसे सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको? निगेटिव बताना है क्योंकि यहाँ पे असफल दिखता की बात कर रही। ठीक है, दूसरा है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। ये भी सही है। तीसरा है कि साप्ताहिक बाजार ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल शहरों में लगते हैं, शहरों में होते हैं। ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये ऑप्शन क्या है? ये आपका निगेटिव है। ठीक है, यानी कि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वो वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ठीक है, जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उसमें जो बेचे जाने वाले उत्पाद होते हैं वो सस्ते दरों में खरीदे जा सकते हैं जबकि जो शॉपिंग मॉल होते हैं उसमें जो बेचे जाने वाले उत्पाद होते हैं वो उच्च दरों के होते हैं। ठीक है, उच्च दरों पर खरीदे जा सकते हैं। यह एक कमजोर और संकीर्ण विचार होता है। ठीक है, जबकि जो साप्ताहिक बाजार होते हैं वो वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती हैं जिसमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये क्या है? एक सशक्त विचार है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। ठीक है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्नों को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता को प्रदर्शन करता है? पहला है कि मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व। तीसरा है कि चुनाव में मतदान द्वारा, जी नहीं, लोकतंत्र में चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि क्या है? 5 वर्ष की है। मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, इन सब चीजों से बच्चा जो है लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? मतदान करके, धरना करके, रैली करके और सामाजिक आंदोलन करके। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं? ठीक है, पहला कि यह एक गैर उपयोगी विषय है। ठीक है, दूसरा है
यानी जो सामाजिक विज्ञान इसको कहते हैं गैर उपयोगी विषय है। दूसरा है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, ये भी सही है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कार करता है, ये भी सही है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक में ही है, ये भी सही है। यानी सभी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, यानी ए बी सी और डी सभी ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं में ए से डी तक में से किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। यानी उष्णकटिबंध की संकल्पना को समझने के लिए जो प्राथमिक जानकारी है इसमें से कहाँ से होनी चाहिए? क्या वो देशांतर से होनी चाहिए, ग्लोब से होनी चाहिए, या फिर आतपन, या फिर अक्षांश से होनी चाहिए? ठीक है, तो जो उष्णकटिबंध है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, यह जो क्षेत्र होता है यह जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होता है। कौन सा? उष्णकटिबंध। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो है क्या होता है? पूरे वर्ष सूर्य की किरणें जो होती है सीधी होती हैं, यानी सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? ऊष्मा जो है ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो इस क्षेत्र को समझने के लिए जो ज़रूरत होती है वो होती है ग्लोब की, आतपन की और अक्षांश की। यानी बी सी डी यहाँ पे सही होगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया है कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से राजनीतिक शास्त्र के रूप में नाम में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, तर्क दिया है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र आया था। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन जो दिया है वो क्या है कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान के रूप में नाम में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। बिल्कुल सही, अभिकथन सही है। और ब्रिटिश राज्य के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में सिविक यानी नागरिक शास्त्र आया था, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। और दूसरों की व्याख्या भी करते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं? ठीक है, पहला है कि विद्यार्थियों को महिलाओं एवं पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। ठीक है, तो नारे लिखने के लिए कहना ये सही नहीं है। दूसरा है कि विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना ही ऐसा क्यों है? सही है। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी हो जाएगा। दूसरा कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए भी कहना। ये ऑप्शन भी सही है, यानी यहाँ पे बी और सी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है? ठीक है, पहला है कि लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं। दूसरा है कि राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अग्रणी स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा है। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन करना कारण सहित कीजिए। ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जैसे कोई भी महामारी आती है, जैसे मान लीजिए कोविड-19 ही आया था, तो उसमें जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, जो अस्पताल होते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोविड-19 आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, लोग हॉस्पिटल ज़्यादा गए हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को जो है विषम रूप से जो है जो बोझ होता है चिकित्सकों और जो स्वास्थ्यकर्मी होते हैं उन पर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको बच्चा जो है एक्टिविटी के माध्यम से समझ जाएगा। ठीक है, समझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपनी पाठ्य योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थी को अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या अपना समझ प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी?
या फिर अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण या फिर ज्ञान। तो यहाँ विद्यार्थियों को अपना विश्लेषण प्रदर्शित करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 90 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 60 हैं, यानी आपका जो है 31 से 90 नंबर तक के जो है क्वेश्चन एसएसटी में पूछे जाते हैं, जो टोटल 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। ये क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि 60 नंबर के क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। आपको इतना ही टाइम आपको एग्जाम में देना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने होंगे कि आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि एसएसटी जो होता है वो 60 नंबर हमेशा पूछा जाता है। तो 60 नंबर पूछने का मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और क्वेश्चन जो होते हैं वो लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तभी आपको जो है इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपका जो है सीटेट में सेकंड पेपर है तो ये जो पीवाईक्यू हम करा रहे हैं इसको आप डेली करते रहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।